हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा गेट सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम जो इस सीरीज में गेट के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट में बिना कोई समय वेस्ट करे अपन शुरू करते। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, है ना। ये जो चैप्टर है मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और मैं आपको इसमें बता दूंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सपोज एक डेटाबेस सिस्टम है जो क्रैश हो जाता है अगेन वाइल रिकवरिंग फ्रॉम प्रीवियस क्रैश। मतलब एक बार ऑलरेडी क्रैश हो चुका है और हम उसको अगेन से रिकवर करके फिर वो क्रैश हो गया। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट चेक पॉइंट्स इज नॉट डन बाय द डेटाबेस। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो चेक पॉइंट्स है उन्होंने वो अच्छे से हुआ नहीं है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसके दौरान ये सब चीजें हो, या तो ट्रांजेक्शन के दौरान हुआ है या फिर रिकवरी के दौरान। ठीक है, यानी कि दो जगह हो सकती है ये दिक्कत, क्योंकि दो बार क्रैश हुआ है। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द सम अंडो एंड रीडो लिस्ट विल बी यूज्ड व्हाइल रिकवरी अगेन। देखो, जब भी आप रिकवरी करते हो, मान लो आपने अगर कुछ जैसे आपने कुछ चेंजेस करे और आपने कंट्रोल जेड कर दिया, दैट कुड बी अंडू, है ना। आप अंडू करने के लिए क्या यूज करते हो? कंट्रोल जेड, और रीडू करने के लिए कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये करा है ना, हमने रिकवरी के लिए हाँ कर दी और डायरेक्ट फिर आपने ये या ये क्लिक कर दिया है ना वो शॉर्टकट की, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है कि रिकवरी अगेन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब अगेन हम क्या कह सकते हैं, द सिस्टम कैन नॉट रिकवर एनी फर्दर। इसीलिए सिस्टम अब ये बोल रहा है कि सिस्टम रिकवर नहीं हो सकता, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सिस्टम रिकवर हो जाता है बट टाइम लगता है। ऑल द ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलरेडी अनडन एंड रीडन विल बी नॉट रिकवर्ड अगेन। ऐसा नहीं होता है, वो सब हो जाता है। ठीक है, द डेटाबेस विल बी इनकंसिस्टेंट। तो डेटाबेस तो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा कि ठीक है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी, रीडू या अंडू की आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन इन यूजीसी नेट। सपोज एक डेटाबेस शेड्यूल है जिसके अंदर इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन T1 से लेके Tn तक कुछ ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, टी को हम ट्रांजेक्शन से डिफाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट द प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ एस विथ वर्टाइसेस रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन एंड एजेस रिप्रेजेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी हम जो है वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन से और एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, एस यहाँ पर हमारा सीरियलाइजेबल है, जहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डरिंग ऑफ वर्टाइसेस, यानी क्या वर्टाइसेस का जगह कौन ले रहा था? हमारा ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन की ऑर्डरिंग देखेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन की ऑर्डरिंग देखेंगे ऑफ द प्रेसिडेंस ग्राफ गारंटी टू ये एंड अ सीरियल शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरियल शेड्यूल चल रहा है। तो आप जानते हैं कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो है इस चीज को फॉलो करता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन को वर्टाइसेस के रूप में या ऑर्डरिंग के रूप में लेंगे, है ना, क्योंकि आपने वर्टाइसेस को ही क्या बोला है, ट्रांजेक्शन बोला है, तो हम जो सीक्वेंस में या ऑर्डरिंग में करेंगे तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की रूल होता है कि वो सीक्वेंस में ही किसी भी ट्रांजेक्शन को करता है। ठीक है, तो ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस ट्रांजेक्शन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा एसिड प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। तो एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है? तो सबसे पहला होता है एटोमिसिटी, बिल्कुल सही है, ए का फुल फॉर्म है एटोमिसिटी। सेकंड होती है सी यानी कंसिस्टेंसी। आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और डी का मतलब होता है डेडलॉक फ्री नहीं होता, यहाँ पर होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइक ए स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो, ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्टेड ग्राफ से, और हमको बताना है इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। तो जब भी आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पूछे तो जितने उसमें नोड होंगे ना, जितने उसमें वर्टाइसेस होंगे, उतने ही उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे। यानी कि जितने वर्टाइसेस होंगे उसमें उतने नंबर ऑफ ग्राफ होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नोड है और 6 हमने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग टू बैंक अकाउंट, है ना, एक बैंक अकाउंट है एक्स और एक बैंक अकाउंट है वाई। तो हमने सबसे पहले रीड एक्स यानी एक्स का अकाउंट रीड करा, जिसमें से हमने एक्स माइनस करे, यानी एक्स के अकाउंट, कोई एक्स बंदा है और उसने अपने अकाउंट में से 50 रुपए निकाले, ठीक है। अब हमने राइट कर दिया, क्योंकि उसने 50 निकाले हैं तो कमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब रीड वाई, हमने वाई का अकाउंट देखा और वाई में से हमने ये वाले 50 इसमें प्लस कर दिए, ठीक है, और राइट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द कंसिस्टेंट द सम ऑफ अकाउंट्स इज एक्स प्लस वाई शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट। तो देखो जब भी आप जानते हो कि अगर आप एक एक क्योंकि हम एक्स और वाई हम इसमें से माइनस कर रहे हैं और इसको हम इसमें प्लस कर रहे हैं, तो आप भी जानते हो कि अगर मैंने इसमें चेंज किया है, एक्स वाले अकाउंट में चेंज किया है, तो इसमें भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से माइनस कर रहे हो और यहाँ पर प्लस कर रहे हो तो दोनों का इक्वल हमेशा कंसिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। लाइक पहले अगर मान लो कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, तो अब मैंने माइनस करे तो कितने हो गए, 50 रह गए, है ना, 50 रह गए। तो टोटल कितने, मतलब 50 माइनस कर दिए तो मेरे पास 50 रह गए, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं इस अकाउंट में मेरे पास कितने थे, इस अकाउंट में मेरे पास 50 रुपए थे, ठीक है, 50 रुपए थे। अब मैंने यहाँ से जब 50 रुपए ऐड करे तो यहाँ पर 50 रुपए 50 कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। तो बात वो है कि जब आप इस इधर 50 माइनस कर रहे हो, इधर 50 प्लस कर रहे हो, तो इन दोनों का सम सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारी कंसिस्टेंसी को शो करता है, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड कॉन्फ्लिक्ट इन व्यू। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे एक दिया हुआ है जिसके अंदर हमको रीड और राइट का डेटा दे रखा है, ठीक है। और हमको इसके अंदर मतलब रीड मतलब आर और राइट मतलब सॉरी आर मतलब रीड और डब्ल्यू मतलब राइट, क्लियर है। हमको यहाँ पे क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग दी हुई है, क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स दिए हुए, सीरियल शेड्यूल्स, है ना। अब हमको उनको बताना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा एक ऐसे दे रखा होगा और आपको बताना है, तो हम कैसे समझेंगे इसको, तो हमको इससे पहले कुछ चीजें समझनी होगी। लाइक सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी, ठीक है। तो देखो अगर आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो जब भी रीड और राइट एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक ही डेटा को आप रीड और राइट कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ, यहाँ पर क्यू की जगह पी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर राइट और रीड सेम वही दिक्कत, और डब्ल्यू यानी राइट राइट एक साथ। तो एक ही डेटा पे आप अगर रीड राइट रीड या राइट राइट करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन वही रीड करेंगे ना हम सेम डेटा पे तो कोई दिक्कत नहीं। रीड कर रहे हो आप, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, खाली आप उसको पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमको ये दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। आपने सबसे पहले क्या करा, T1 T2 T3 और T4। हमको कैसे पता चलेगा कि 4 ट्रांजेक्शन लेने, तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने, 4 है। देखो 4 2 3 1 1 2 3 4 है ना, तो 4 है तो हमको 4 लेना है, मैक्सिमम ढूंढ के हमको उतने ट्रांजेक्शन लिख लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले है R2X, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज कर लो कि ये कॉलम्स है ना, इसको मान लो कि आप बोले ये कॉलम्स है, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा आप सपोज कर लेना, ठीक है। अब आपने जैसे कि हमने एक, ठीक है, अब हमने सबसे पहले R4X को लिया, तो हमने 4 में ले लिया क्योंकि 4 बता रहा है 4 ट्रांजेक्शन, और RX ये ले लिया हमने इसमें RX, ठीक है। सेम R2 तो मैंने लिख दिया R2X, और आपको सिक्वेंशियली चलना है। इसीलिए हमने पहले फर्स्ट कॉलम में ये क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे था। सेकंड कॉलम में ये क्यों आया, सॉरी सेकंड रो में ये क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे था। थर्ड में ये क्यों आ रहा है, तो ये R3 देखो ये थर्ड रो में आ रहा है, और 3 है, 3 थर्ड ट्रांजेक्शन है, यहाँ से डिफाइन हो रहा है, और X है ना। अब R1 तो R1Y है ना, जो Y इसने लिखा है। सेम W1Y, तो W1 मतलब 1 ट्रांजेक्शन और Y। अब W2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, फिर W3 यानी इस वाले में आएगा, और R4 मतलब इस वाले में, क्लियर है। तो हम ये रो बाय रो, यानी कि अगर ये फर्स्ट पे है तो ये फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, तो टोटल रो कितनी बनेगी हमारी, 8 रो बनेगी। और ट्रांजेक्शन कैसे पता चलेंगे, जो इनके नीचे जो छोटी सी डिजिट लिखी रहेगी वो ट्रांजेक्शन कहलाएगी, क्लियर है। तो मैं इस फर्स्ट मतलब इसको इसलिए इतने अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना। अब देखो सबसे पहले मैं रीड पे आती हूँ और रीड की बात करती हूँ, ठीक है। तो रीड एक्स डेटा पे रीड कर रहा है, और ये हम इससे इन सबको चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीड रीड
है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया रीड रीड से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फिर इस पे चेक करते हैं, तो रीड रीड कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम डेटा पे रीड कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आ रहा है तो रीड वाई। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा हो गया तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ एक्स के साथ चेक करना है। तो एक्स है तो ये राइट है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हम फिर देखते हैं आगे, समझते हैं क्या। तो जैसे कि अगर मैंने एक्स तक देख लिया, फिर ये वाला देख लिया, फिर हम देखते तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसके साथ है ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हम इस यहाँ से लेके मतलब T4 से लेके T1 पे ट्रांजेक्शन बनाएंगे। तो अगर हम अपना बनाते तो देखो T4 से लेके हम बनाएंगे T2 तक, सॉरी है ना, ये T2 है ना, देखो। तो T4 से लेके मैंने T2 पे ट्रांजेक्शन बनाया। ठीक है, तो एरो उसी साइड होना चाहिए जिस साइड हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो एरो इससे इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, हम गलत एरो नहीं बना सकते। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। हमने ये देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर हम इसी के लिए वापस देखेंगे। तो अब एक्स की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, अब फटाफट चेक करते हैं। हम इस पे आ गए, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया, इसको भूल जाओ। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं, इन सभी को हटा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भूल जाओ, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम R2 पे इस पे आते हैं। ठीक है, हम इस पे चेक करेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा, आर एक्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि रीड रीड है, इस पे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई है, इस पे भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई है, और ये सेम टू सेम पे खुद पे तो करेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि T2 पे हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक। अब हम आते हैं अगले पे। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, और हम यहाँ से चेक फिर से करेंगे, और हम इससे करेंगे इस पे सबसे पहले, है ना, क्योंकि ये भी खत्म हो गया, हमने ये भी चेक कर लिया। अब हम इससे इस पे देखेंगे, तो अलग है, दोनों के वेरिएबल अलग है तो चेक होगा ही नहीं। अब इससे इस पे देखेंगे तो हाँ भाई हो रहा है, क्योंकि रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और सेम वेरिएबल को पढ़ रहा है। तो T3 से लेके T2 तक हम बनाएंगे। तो T3 से लेके हमने T2 तक क्या बना दिया, एक कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। T3 से हम इससे इस पे जा रहे हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट इधर हो रहा है, तो आपको भी एरो इसी डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने आप देख सकते हैं कि हमने ये भी सॉर्ट कर लिया, मतलब हम यहाँ से भी फ्री हो गए। ठीक है, यानी हमने ये भी खत्म कर लिया। अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट है ये, तो सेम पे तो जाएगा नहीं अब, और ये एक्स पे रीड कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो ये वाई पे रीड करेगा, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि रीड है और ये राइट है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं T1 से हम T3 पे जा रहे हैं, तो T1 से हम T3 पे जा रहे हैं, इसीलिए एरो इस साइड है। ठीक है, तो एरो कैसे रखना है और कैसे हमको बनाना है, डायग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम फिर से रीड और रीड वाई पे, तो रीड रीड का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वेरिएबल वाई एक्स ए बी सी वॉटएवर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, रीड और रीड को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, हमको इसको देखना है ना, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं। बस वेरिएबल वहां देखना है कि आपको पढ़ने में वेरिएबल सेम डेटा पे वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे ये और रीड और राइट ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, क्यों, क्योंकि सेम डेटा पे वर्क कर रहा है। मैं रीड राइट तो ये भी है ना, लेकिन एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया हमारा, तो हम इसको हटा देते हैं, तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है राइट वाला, तो राइट से राइट कॉन्फ्लिक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल अलग है। ठीक है, फिर राइट से राइट कॉन्फ्लिक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा भाई, वेरिएबल सेम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने T1 से T3 तक ऑलरेडी ट्रांजेक्शन बना दिए, तो क्या हम दो बनाएंगे, नहीं, एक बार बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इसको भी, ठीक है, इसको भी हटा देंगे। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि हमने अभी तक क्या करा। अब हमने इसको भी अभी पढ़ लिया, अब हम इसको भी हटा देते, अब हम इस पे आते हैं। तो हम इनसे ऊपर नहीं जाएंगे कभी, हम हमेशा नीचे की साइड बढ़ते हुए आएंगे। तो राइट कर रहा है डेटा को और एक्स तो बचा ही नहीं है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब यहाँ पर है रीड और राइट, तो ये एक ही जगह कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, विच इज T3 से T4 तक, तो T3 से T4 तक कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, और T1 से T4 पे कैसे कर रहा है ये, T1 से T4 पे कर रहा था, हाँ सॉरी, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, यस, T1 से T4 पे कैसे कर रहा था मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हमने जब ये वाला डेटा रीड करा,
तो हम इसको कंसिडर करना भूल गए, इससे इसको कंसिडर करना भूल गए। तो T1 से लेके T4 पे जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो डेटा राइट है और वाई पे, और ये है रीड और ये वाई पे, ठीक है, इसीलिए। तो क्लियर है, हमने यहाँ पे सब एक एक करके डेटा को रीड कर लिए, तो हमारे सारे डेटा खत्म हो गए, ठीक है, सब खत्म हो गया, फट गए हम। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, एरो। अब मैं इसको हटा देती हूँ इन सबको, और आपको फिर से समझाऊंगी कि अब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक डायग्राम बनाने के बाद एक सिंपल सी कंडीशन है जो हमको समझनी है, कि सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास, अगर मान लो हमको कहीं जाना है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझ के। जैसे आपको कहीं जाना है ना, और आपके पास साइकिल अवेलेबल है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट करना मतलब, कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम होगी, कॉन्फ्लिक्ट को आप एज्यूम करो प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास साइकिल है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? नहीं, है ना। अगर आपके पास, आपको कहीं जाना है और आपको कहीं जाना है और आपको, आपके पास साइकिल अवेलेबल है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्लियर है। और अगर आपके पास कोई साइकिल नहीं हो रही है ना, मतलब साइकिल नहीं है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि आपके पास साइकिल नहीं, आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्लियर है। तो बस यही हमको याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट मत बोलना, ठीक है। तो साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको जैसे याद रखना आप वैसे याद रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको याद करवा देती हूँ, कि आप डायग्राम से याद रख लें इसको। इट्स लाइक कि जैसे कि हमारे पास एक साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। और साइकिल, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। आपको बस याद रखना है, और आप इसको लिख भी लीजिए। तो अब देखो यहाँ पे कोई साइकिल बन रही है, अब जानते हो साइकिल कैसे बनती है? हम T1 से T4 पे गए, फिर T4 से T3 पे जा सकते हैं? नहीं। आपको पता है कि साइकिल कब बनेगी? जब आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ चलेगा, है ना। कैसे साइकिल बनेगी? यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, तो साइकिल बन जाएगी। लेकिन T1 से T4 पे गए, लेकिन T4 से जाने के लिए फिर हम इस पे जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं। तो हमारी साइकिल यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। आगे और चेक कर लेते हैं, हम इससे इस पे जा रहे हैं, इससे इस पे जा रहे हैं, ठीक है, और इससे इस पे जा पा रहे हैं क्या? नहीं जा पा रहे हैं। हमको एरो पे फोकस करना है, एरो मैटर करते हैं, ठीक है, इसलिए तो एरो बनवाए थे। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा पा रहे हो क्या? नहीं। यहाँ से अगर इधर एरो होता तो फिर तो साइकिल क्रिएट हो जाता, है ना। तो इसीलिए इसमें साइकिल नहीं बन रहा है, आप कितना भी देख लो आपको साइकिल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते कि हमको साइकिल नहीं मिला, सॉरी, हमको साइकिल नहीं मिला, ये वाला फंडा लगेगा। साइकिल नहीं मिला मतलब भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है। तो हमारी जो, अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सीरियलाइजेबल का, कि सबसे पहले T1, ठीक है, फिर T3, सॉरी, हम देखो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं जिसकी इनकमिंग एज सबसे कम होती है, ठीक है, तो सॉरी सबसे ज्यादा होती है, तो T1 की कितनी इनकमिंग एजेस है? आउटगोइंग एजेस कितनी? 2 है, ठीक है, और इनकमिंग एजेस कितनी है? 0 है। तो आप जिसकी इनकमिंग एजेस कम होती है उसको पहले लिखेंगे, तो इसकी इनकमिंग एजेस 0 है ना, इस पे कोई भी एज नहीं आ रही तो 0। इस पे कितनी एज आ रही? 2। इस पे कितनी एज आ रही? 2, ठीक है, इस पे कितनी एज आ रही? 1। तो पहले आया T1, ठीक है, फिर आया हमने T3, ठीक है, फिर हमने लिख दिया T4, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पर T2, ठीक है, लास्ट में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट वाले तो, क्योंकि दोनों सेम है तो पता कैसे पड़ेगा, लेकिन हमको स्टार्टिंग के 2 से ही आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपने जब 2 फाइंड आउट कर लिए ना स्टार्टिंग के, तो ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है वो इसको बना देगी। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बाकी के क्वेश्चन में इतना सब कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्लियरली समझेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये ट्रांजेक्शन दे रखे 3, कैसे इसने बोल दिया ऑलरेडी 3, लेकिन कभी कभी आपको नहीं बोलेगा। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही है, 2 और 1 है ना, तो आपको पता चल जाएगा। हमको बताना है इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, और यहाँ पर सेकेंड है कि T3 कमिट्स बिफोर T1 फिनिश्ड देन S इज रिकवरेबल। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है रिकवरेबल का, तो मैं सिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर हम वापस सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगी, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब हमने सबसे पहले, हमको ये वाला दे रखा है, हमको ये पूरा ट्रांजेक्शन दे रखा है, तो हमने वही सेम T1 T2 T3 कर लिया। फिर देखो हमने रीड
पहले ये लिख दिया, फिर सेकंड पे ये लिख दिया, है ना, थर्ड पे ये लिख दिया, फोर्थ पे ये लिख दिया, फिफ्थ पे ये लिख दिया, सिक्स पे, है ना, इस टाइप से। तो जब हम फिर हम ये बनाएंगे तो आपके साइकिल जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। कैसे होगी साइकिल जनरेट? क्योंकि आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो साइकिल होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो कोई एरो है ही नहीं, तो साइकिल जनरेट नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। तो ये साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, क्लियर। अब सेकंड सेकंड क्या बोल रहा था वो? सेकंड हमारा ये बोल रहा था कि इररिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। तो देखो, जो भी अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर वो कमिटेड हो जाता है तो वो रिकवरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन इसका सेकंड था, इफ T3 कमिट्स बिफोर T1 फिनिश, T3 ने कमिट कर दिया T1 के फिनिश होने से पहले, तो एस रिकवरेबल होता है ना। क्या बोल रहा है कि T3 ने कमिट कर गया, T3 जो है वो कमिट कर जाएगा। यहाँ पर देखो, T3 ने क्या करा, कमिट कर दिया, है ना, T1 के फिनिश होने से पहले। तो ये देखो, T1 के फिनिश होने से पहले अगर T3 कमिट कर जाएगा तो वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा या नहीं? तो हाँ, नहीं, देखो, क्योंकि अगर वो रिकवरेबल कब होता, जब वो कमिट कर जाता, लेकिन इसने यहाँ पे कमिट नहीं किया। देखो, यहाँ पे ये कमिट किया, लेकिन इससे पहले यहाँ कमिट लिखा है क्या? यहाँ पे कमिट लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखो, यहाँ पे इसने कमिट नहीं लिखा, मतलब ये कमिट नहीं कर गया। और ये इससे पहले T1 का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया था, लेकिन इसने कमिट क्यों नहीं किया? तो अगर ये कमिट कर देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर T2 ने स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर T3 ने स्टार्ट करके उसने कमिट भी कर दिया, क्योंकि हमको अभी तक ऐसा लग रहा था फर्दर की, देखो, हमको ऐसा लग रहा था कि इसने इसलिए नहीं कमिट किया क्योंकि इसको ऐसा लगा था कि ये कमिट नहीं करेगा और कुछ भी रीड राइट करेगा और ऑपरेशन करेगा, लेकिन ये तो कमिट कर गया। तो इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रिकवरेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने कमिट कर दिया। तो फिर अगर वो कमिट नहीं करता और वो ट्रांजेक्शन पहले कमिट कर जाती T1 वाली, तो वो रिकवरेबल होता, ठीक है। तो हमको ये उससे और आगे फर्दर क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। तो आपको अगेन से दे रखा है, देखो, अगेन से आपको दो सीरियलाइजेबल दे रखे हैं और आपको इनके क्या निकालना है, हमको बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, यानी आपको साइकिल बनानी है। तो इसको भी हम एग्जांपल, इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमको दे रखा है, तो आपको सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन बनाने, T1 एंड T2, ठीक है। और आपको यहाँ से डायरेक्टली, तो ये देखो साइकिल बन जाएगी, ठीक है। जब आप बनाओगे तो आपको साइकिल दिखेगी, तो साइकिल है हमारे पास, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, है ना। साइकिल है तो आप साइकिल से चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, उसमें साइकिल नहीं बन रही, सिर्फ इसमें एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्योंकि हमारे पास साइकिल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट S2 इज सीरियलाइजेबल, ठीक। नाउ अब मैं अगले की बात करूं तो सेम आपको दे रखा है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। आप मान लो कि आपको ये जो T2 है, ये T2 ऐसे दिख रहा है, लिखा हुआ, ठीक है। और आप इस T1 को ऐसे लिखोगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ऐसे देते हैं गेट वाले, लेकिन ठीक है। आपको बताना है कि आपको ये दे रखा है ऑलरेडी, इसमें से आपको इनके क्वेश्चंस में से बताना है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इसके है। तो आपको जब आप करोगे तो आप इन दोनों के, जो इन दोनों का साइकिल है, इन दोनों की बिल्कुल आप सेम पाओगे, है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे और आप इसका डायग्राम बनाओगे, ट्रांजेक्शन डायग्राम, तो वो बिल्कुल एज इट इज मिलेगा इसके, इसीलिए ये इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो 10th वाले का। कौन सा क्वेश्चन है ये, 10th है ना, हाँ ठीक है। तो आप जब उसको करोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं दे रखा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही दे रखा है। देखो, दो सीरियलाइजिबिलिटी दे रखी है हमको, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है ना, इनसे हमको इतना इस फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको इस पे और इस पे फोकस करना है, और आपको सेम सीरियलाइजिबिलिटी निकालनी है, जैसे कि हमने ये S1 के लिए निकाली और S2 के लिए निकाली, ठीक है। सेम आपको देखो, यहाँ पे साइकिल, यहाँ पे साइकिल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे हो, तो साइकिल नहीं बनेगी। तो ये क्या आ जाएगा, सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। और यहाँ पे तो साइकिल बन ही रही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली। अब देखो, आपको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन दे दिए है ना, ये इस टाइप के भी आ सकते हैं डायरेक्टली,
बने हुए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रिकवरेबल का, तो वो मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी। सबसे पहले आप ध्यान देखना कि देखो रीड किया है एक्स को, फिर राइट किया है और आपको इसमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अगर हम जब हम करेंगे तो एस बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी और रिकवरेबल भी। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, लाइक दिस है ना। आप जब इसको करोगे लाइक दिस है ना, सॉरी ये वाला डायग्राम आप करोगे तो आपको साइकिल कहीं नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब रिकवरेबल और ये सब क्या होता है तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फॉर रिकवरेबल शेड्यूल वी चेक फॉर द रीड राइट या अनकमिटेड डर्टी रीड। जब भी आप रिकवरेबल शेड्यूल की बात करते हो तो वहां हम रीड राइट की बात करते हैं, या फिर अनकमिटेड जो कमिट नहीं करी, या फिर हम डर्टी रीड, है ना, तीन चीजें की बात कर सकते हैं, रीड राइट, अनकमिटेड या फिर डर्टी रीड, ठीक है। देर इज एग्जिस्ट नो अनकमिटेड रीड इज, सो इट इज कॉल्ड रिकवरेबल। अगर यहाँ पर हमको कोई नो कमिटेड मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, मतलब कमिटेड, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कमिटेड, तो वो रिकवरेबल भी होगी और कास्केड लेस होगी, और ऑल्सो नो राइट कॉन्फ्लिक्ट, सो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगी, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले आपने डेटा को राइट करा है ना, फिर उसको रीड करा, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, कमिट कर गए और फिर रीड कर रहे हैं, कमिट राइट, है ना। तो ये क्या हो गया, मतलब कमिट राइट मतलब कि आपने लास्ट में रीड किया था ना, तो इसीलिए सी और आर लिखा है, ठीक है, और आपने कमिट कर दिया, तो ये क्या हो गई, रिकवरेबल, क्योंकि आपने इसको राइट करने के बाद, रीड करने के बाद इसको कमिट कर दिया, यानी इसको सेव कर दिया, वी कैन से। नाउ नेक्स्ट हमारा, हमने राइट किया, ठीक है, और हमने इसको कमिट कर दिया, ठीक है, और फिर हम रीड कर रहे हैं, तो ये कास्केड लेस वाली कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। हमने राइट किया, रीड किया, उसके बाद कमिट किया, तो वो क्या हो जाएगी, रिकवरेबल। राइट किया, कमिट करके फिर रीड कर रहे हैं तो कास्केड लेस हो जाएगी। और फिर हम रीड कर रहे हैं, सॉरी हमने नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखी कि राइट कर रहे हैं, हमने कमिट कर दिया और फिर आप राइट भी कर रहे हो या फिर रीड भी कर रहे हो, तो ये तो और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो गई कि अब तो और ज्यादा दिक्कत आएगी आप, क्योंकि आप डबल से राइट कर रहे हो उसको, हाँ। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर सीआर मतलब कमिटेड और रोल बैक ऑपरेशन। ये जो सीआर दे रखा है इसका मतलब है कमिटेड या फिर रोल बैक, है ना, आप रोल बैक कर गए यहाँ पे। तो ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हम इससे कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, रिकवरेबल, क्योंकि हमारी जो इसकी जो ट्रांजेक्शन हो रही थी, हम जिसके ट्रांजेक्शन देख रहे थे, तो उसके अंदर हमारी ये वाली कंडीशन बन रही थी। हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं दे रखा, इसका वो टेबल नहीं दे रखा है, अच्छा हाँ यही दे रखा, तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने हर जगह कमिट किया है, ये देखो लुक एट दिस, है ना, रीड करा फिर कमिट कर दिया, यहाँ पे राइट करा तो कमिट कर दिया, ठीक है, और रीड करा तो कमिट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको रिकवरेबल कह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को नहीं लगता फिर आपको इस वाले क्वेश्चन में कभी डाउट होंगे, इसीलिए आप इनको सॉल्व करते रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रखा है हमको, और हमको इसमें बताना है इनमें से 3 जो ट्रांजेक्शन थे वो क्या है, सीरियल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इनमें से कौन से ऐसे डायग्राम है, मतलब कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें से एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मतलब क्या, कि साइकिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे रीड पी, रीड क्यू, और आपने कुछ चेंजेस कर दिए, फिर आपने क्या करा, मतलब राइट कर दिया इनडायरेक्टली, रीड और फिर आपने राइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि शेड्यूल दैट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको साइकिल बन जाएगी, क्योंकि आप बार बार उसको रीड राइट करते ही जा रहे हो, और 2 ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो आपको डायरेक्टली दे रखा है और आपको इसमें साइकिल बनानी है, मतलब आपको इसमें बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको ऑर्डर बनाना सिखाया है, तो हम इसका सॉल्यूशन से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सभी को करके दिखाएं, तो आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो आपने जब ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना आ गया, तो आपने इससे यहाँ पे गए, है ना, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से यहाँ पे, तो ये कि साइकिल नहीं क्रिएट कर पाए, ठीक है।
तो चलो ये तो उसी के हमको समझ में आ गया कि अगर साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, नो नो साइकिल मतलब कॉन्फ्लिक्ट। अब हमको इनकी ऑर्डर जमानी है, तो हमें ना आपको बताया, तो जिसके पास इनकमिंग एजेस नहीं वो 0, इसके पास 2 और इसके पास 1, तो सबसे पहले आएगा T1, क्लियर, फिर T3 क्योंकि इसके पास 1 है, और फिर इसके बाद T2, तो इसके पास 2 है। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इसको इग्नोर करना है, हम S1 S2 S3 और S4 को निकालेंगे। ठीक है, तो आप जब इसको निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि S2 और S3 जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको 3 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, S1 S2 S3 दे रखे हैं, आपको यहाँ पे ना बस डेटा अलग दे दिया, वेरिएबल ए बी, मैंने आपको बोला था कि ए बी सी कुछ भी दे सकता है वो, तो इसने ना वेरिएबल ए बी सी दे दिया और आपको कैपिटल लिख दिया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। 2 यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है, 3 यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांजेक्शन नंबर, और रीड राइट तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। तो अगर हम जब इसको सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो लाइक कौन सा नंबर है, 70। ठीक है, तो 70 नंबर का जब हम इसको देखेंगे तो ये देखो इसके ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड वाला इस टाइप से बनेगा और थर्ड वाला इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और ये तीनों ही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, मतलब S1 तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है बट S2 S3 नहीं है। ठीक है, अब हमको देखना है फाइंडिंग द नंबर ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल, हमको सीरियलाइजेबल शेड्यूल फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा ये वाला, कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस शेड्यूल विद 2 ट्रांजेक्शन, हमको दे रखे हैं एस है ना, ये शेड्यूल्स दे रखा है, और यहाँ पे हमको दे रखा है राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन, और हमको बताना है कि कास्केडिंग अबाउट हुआ कि नहीं। तो ये कब बता सकते हैं हम, जब हमको पता हो कि कैसे हुआ। तो हम क्वेश्चन समझते हैं, 19 वाला है ना आई थिंक। ठीक है, ये रहा। तो आपने जब ये करा तो यहाँ से आपने रीड रीड है ना, आपने ये बना लिया। ठीक है, आपको जब समझ में आ गया कि आपने ये डायग्राम बना दिया, अब देखो रिकवरेबल और कास्केड लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है ना, जहां पर क्या होता है कि हम रीड और राइट कर रहे हैं लेकिन कमिट नहीं कर रहे, तो वहां पर वो जो हमने पढ़ा था उसमें क्या बोला था, देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ उसको। ये देखो, ठीक है, तो देखो रिकवरेबल की प्रोसेस क्या थी कि आपने रीड करा, सॉरी राइट करा, रीड करा और कमिट कर गए। ठीक है, यहाँ पे कास्केड लेस की कंडीशन क्या थी कि राइट करा, फिर कमिट करा और फिर रीड कर लिया, तो ये कास्केड लेस की कंडीशन थी। और फिर यहाँ पे राइट करा, ठीक है, फिर कमिट कर गए और फिर हमने रीड और राइट करा, तो ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो गया। तो स्ट्रिक्ट मतलब क्या कि दो चीजें, दो कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरेबल और कास्केडलेस की प्रॉब्लम यही थी कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने राइट कर दिया, रीड कर दिया, कमिट कहाँ करा, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस करेगा, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिकवरेबल वापिस इसने बताया है कि कास्केडलेस और रिकवरेबल की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एस डज नॉट हैव कास्केड अबोर्ड, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है ये वाला जिसके अंदर हम यहाँ पे देखो, आपको आपने राइट करा किसको, ए को, और आप फिर रीड कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और आपने राइट करा एक और फिर रीड कर रहे हो और फिर कमिट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन रिकवरेबल और कैन नॉट इंश्योर द ट्रांजेक्शन ऑटोमेसिटी। ठीक है, क्योंकि आपने ए को राइट कर दिया उसके बाद अब अगेन रीड कर रहे हो, तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमको, स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल जनरेट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ऑल्सो रिकवरेबल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये एज अ फैक्ट याद होना चाहिए कि जो स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग होता है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होता है और रिकवरेबल भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होता है, तो मतलब देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझाती हूँ, वो स्ट्रिक्ट होता है
तो वो बोलता है कि नहीं, साइकिल तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम साइकिल से नहीं जाओगे। तो साइकिल से नहीं जाओगे मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। और दैट इज ऑल्सो रिकवरेबल, क्यों, क्योंकि वो रिकवर भी कर लेता है ना, वो बात भी मान लेता है। तो इसीलिए वो स्ट्रिक्टनेस वाले, जो स्ट्रिक्ट माहौल में रहे हुए बच्चे हमेशा रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल विद थॉमस राइट रूल कैन जनरेट व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो जो टाइम स्ट्रिपिंग ऑर्डर कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसके साथ हम अगर टाइम थॉमस राइट रूल की बात करेंगे, तो वो व्यू शेड्यूल्स तो होगा, पर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थॉमस जो है भाई अमीर लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते हैं, ठीक है। आप नाम से थोड़ा सा याद रख सकते हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देगा उसको, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। कंसिडर, हमको टू फेज लॉकिंग जो हमको दिया हुआ है, और इसके अंदर हमको कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं, ओ से ओके तक, टू एक्वायर एक्सक्लूसिव लॉक्स O1 से ओके तक, इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एड्रेस। सेकंड दे रखा है दिस रिक्वायर्ड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, और थर्ड दे रखा है ऑल लॉक्स आर रिलीज्ड। तो सबसे पहले अगर लॉक आपने खोल दिए हैं, तो वहां पे डेडलॉक तो होगा ही नहीं, तो सबसे पहले डेडलॉक फ्रीडम मिलेगा, है ना। तो नो डेडलॉक वाला तो कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हट जाएंगे। अब बट नॉट सीरियलाइजेबल, वो सीरियलाइजेबल क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। हम टू फेस लॉकिंग कर रहे हैं, तो टू फेस लॉकिंग आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये गारंटी देगा डेडलॉक की फ्री की, लेकिन सीरियलाइजेबिलिटी की सी कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंसी प्रोटोकॉल्स इंश्योर बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड सीरियलाइजेबल एंड फ्री फ्रॉम डेडलॉक। तो टाइम स्ट्रिपिंग प्रोटोकॉल जो है वो तीनों मतलब दोनों देता है, क्या क्या, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और डेडलॉक फ्रीडम, ठीक है। वहीं अगर मैं टू फेस लॉकिंग की बात करूँ, तो देखो दोनों टाइप्स, दोनों में से इन दोनों में से फेस, एक साइड का फेस लॉक कर दिया हमने, तो फिर वो डेडलॉक से तो फ्री हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए, और टाइम स्ट्रिपिंग में हमने क्या करा कि दोनों को समय दे दिया, टाइम दे दिया, समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि हमने इसको टाइम दे दिया कि तुम 10 सेकेंड तक ही अपना काम कर सकते हो, 10 सेकेंड के बाद आप इसको टाइम दे दोगे तो 10 सेकेंड के बाद ये करेगा। तो टाइम स्ट्रिपिंग यानी ना उसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कोई साइकिल भी नहीं बनेगी, और यहाँ पर क्या होगा, फ्रीडम भी हमको मिल जाएगी, ठीक। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। और इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप प्रैक्टिस करें दूसरे क्वेश्चंस की। थैंक यू।